एक बार बताना। यस मैम, हो रही है। ओके ओके। देखो, आज जो हमारा टॉपिक है ना वो है इनफॉर्मल फेलोसीज का। और यहाँ से ना एक क्वेश्चन आता है, और ये मतलब लॉजिकल रीजनिंग का एक टफ टॉपिक माना जाता था, मेरी नजर में था ये पहले, जब तक मुझे नहीं आता था। ठीक है। फिर उसके बाद समझने के बाद ना ये सबसे आसान टॉपिक है। तो आपके फ्री के नंबर हैं, आराम से समझोगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ना पहले मेरे को समझ नहीं आती थी, सबका मेरे को मीनिंग सेम ही लगता था, तब तक तो मुझे बहुत मुश्किल लगता था ये टॉपिक। बाकी बहुत इजी है, ध्यान से समझना है एक एक फेलोसी के बारे में। देखो, सबसे पहली जो फेलोसी है ना वो है स्ट्रोमैन में। स्ट्रोमैन स्ट्रोमैन फेलोसी क्या बोलती है, जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। मतलब इस फेलोसी वाले टॉपिक को अपने से रिलेट करके समझना, बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगा। नॉर्मली हम नहीं करते, जब हमें यूं लगता है कि सामने वाले पर्सन से हमें बहस में जीतना है, तो हम क्या करते हैं, जो वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ना, उस क्वेश्चन का जवाब ना देकर उसके दूसरे क्वेश्चन को खड़ा करके और फिर उसका खुद से जवाब देके और ये दिखा देते हैं कि हमने तुम्हारे पहले वाले क्वेश्चन का जवाब दे दिया। तो वहां पर आपने कौन सी फेलोसी यूज करी, वो यूज करी आपने स्ट्रोमैन। जैसे मतलब सामने वाले ने जो क्वेश्चन आपसे पूछा, उस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे सकते। ठीक है। आपने क्या करा, अपनी तरफ से खुद से क्वेश्चन खड़ा किया उसके अगेंस्ट में, मतलब इसी तरीके से अपोनेंट बना के, और उसका आंसर खुद से दे दिया। तो और सामने वाले जो कोई देख रहे थे ना, आपकी डिबेट वगैरह सुन रहे थे, उनको ये लगा कि आपने आंसर दे दिया जो सामने वाले ने पूछा है उसी का। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं किया। तो वहां पर जो कमी आई, फेलोसी आई, ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रोमैन फेलोसी। बात समझ में आई? देखो, फेलोसी का मतलब होता है जो सही नहीं है, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं। ठीक है। जैसे इसमें क्या कहा है कि a fallacy in which an opponent position is depicted as being more extreme or unreasonable than is justified by what was actually asserted is called a straw man। जो आपसे एक्चुअल में पूछा गया था ना, आपने उसका आंसर नहीं दिया, बल्कि एक अपोनेंट पोजीशन को डिपिक्ट कर दिया उससे ज्यादा एक्सट्रीम दिखा के, और जो कि अनरीजनेबल थी। जैसे मान लो आपको आपको किसी ने ना, आपने किसी को कहा कि बच्चों को पनिशमेंट मत दो, उनको आराम से समझाओ और वो समझेंगे। और जो सामने वाला पर्सन था ना वो आपके ऊपर भड़क गया, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं हम अपने बच्चों को बिगाड़ दें? ठीक है। मतलब पागल लगा रखा है क्या, जो धमकाएंगे नहीं अपने बच्चों को? मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हो? जो एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा गया, आपने उसका जवाब ना देकर दूसरा क्वेश्चन खुद से तैयार किया और फिर उसका ही आंसर खुद से दे दिया। बात समझ रहे हो? और फिर वहां से जो फेलोसी आएगी उसको बोलेंगे स्ट्रोमैन फेलोसी। साथ के साथ बता देना समझ आ रहा है या नहीं, नहीं तो फिर दूसरा एग्जांपल दूंगी। समझ आया स्ट्रोमैन, या दोबारा बताऊं? हेलो? आ गया। आ हो गया गया? मैम। हाँ जी मैम। ओके। देखो, फिर आगे देखो, फिर ये ना क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे फर्स्ट में अपोनेंट वर्ड आपको दिख जाए, अपोनेंट पोजीशन इज डिपिक्टेड एज बीइंग मोर एक्सट्रीम और अनरीजनेबल, तो आंसर लगा के आना स्ट्रोमैन। ठीक है। फिर है इट इज अ वे ऑफ मिस रिप्रेजेंटिंग योर अपोनेंट पोजीशन, आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो ना अपोनेंट पोजीशन को, क्या वो रियलिटी है जो आप प्रेजेंट कर रहे हो? नहीं। उसके बाद कह रहा है द स्ट्रोमैन आर्ग्यूमेंट इज अ चीप एंड इजी वे टू मेक वंस पोजीशन लुक स्ट्रोंगर देन इट इज। मीनिंग एक आसान तरीका है जो आप अपनी पोजीशन को स्ट्रोंगर दिखा देते हो। जैसे कि अक्सर जो ये वो होते हैं ना, जो ये बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, डिबेट्स वगैरह चलती रहती है नॉर्मली, ये पार्टी वार्टी में वो करते हैं, जो जनता या कोई उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसका सीधा जवाब नहीं देंगे, और टेढ़ा मेढ़ा करके जवाब दे देंगे और दिखा देंगे हमने आपका आंसर दे दिया, पर एक्चुअल में वो आंसर नहीं देते। ठीक है। और नॉर्मली हम तो यूज करते हैं स्ट्रोमैन का बहुत ज्यादा। उसके बाद कह रहा है विद द स्ट्रोमैन आर्ग्यूमेंट समवन अटैक अ पोजीशन द अपोनेंट डजंट रियली होल्ड। मीनिंग आपकी पोजीशन पर अटैक करते हैं, जो कि रियल में जो चीज वो अटैक कर रहे हैं ना, वो रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये था स्ट्रोमैन से रिलेटेड। बस सारों में अपोनेंट पार्टी से रिलेटेड बात है, और अपोनेंट अपोनेंट वर्ड आते ही आपका आंसर लगा देना स्ट्रोमैन। वैसे तो शॉर्टकट में तो अपोनेंट वर्ड ही याद रखना, वही काफी है स्ट्रोमैन के लिए। ठीक है। और एक्चुअल में वैसे मीनिंग आपको समझ आ ही गया होगा। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट सेकंड नंबर की जो फेलोसी है वो है एड पोपुलम। देखो, पोपुलम से याद रखना पॉपुलैरिटी, मीनिंग सभी वो काम कर रहे हैं आपको भी करना चाहिए।
राइट। जहां पर यू शुड ऐसे वाले वर्ड्स आ जाए ना, उसका आंसर होगा एड पॉपुलम। राइट। पॉपुलम से एक आपको क्या याद रखना है, पॉपुलैरिटी, कि सभी ये काम कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। जैसे एग्जांपल है, एवरीवन इज गोइंग टू द पार्टी, यू शुड गो टू। ठीक है, सभी पार्टी में जा रहे हैं, आपको भी जाना चाहिए, आपको फोर्स किया जा रहा है। एवरीवन बिलीव्स दैट देयर इज अ सोल, देयरफॉर यू शुड आल्सो बिलीव इट। बात समझ आई? बिल्कुल आसान है ना एड पॉपुलम। पॉपुलम मतलब पॉपुलैरिटी, और पॉपुलैरिटी के साथ आपको कहा जा रहा है कि आपको भी ऐसा करना है। अच्छा, अगर आपसे मतलब यूं पूछा जाए कि अपील टू द पीपल क्या है, तो वो एड पॉपुलम का ही दूसरा नाम है। एड पॉपुलम का ही मतलब क्या होता है, अपील टू द पीपल। ये कहता है कि प्रपोजिशन ट्रू है, जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो आप सबको विश्वास करना पड़ेगा और आप सबको फॉलो भी करना पड़ेगा। क्लियर बात? इसका नाम है, दूसरा नाम है एन अपील टू पॉपुलैरिटी या पब्लिक ओपिनियन या टू द मेजोरिटी। बात समझ आई? बताओ। यस मैम। ओके, आगे देखो। उसके बाद आता है इक्विवोकेशन फेलोसी। अब ना ये फेलोसी क्यों है? फेलोसी तो है, आपको बिना काम कहा जा रहा है कि सब ये कर रहे हैं तो आप भी करो। राइट। सही बात तो है नहीं। अब इक्विवोकेशन फेलोसी क्या कहती है? ये कहती है कि पता है, एक चीज को दूसरे के इक्वल रख देंगे। जैसे ए इज इक्वल टू बी, मान लो अ माउस, ए माउस इज एन एनिमल, कि माउस जो है वो एनिमल है, माउस इज इक्वल टू एनिमल रख दिया। फिर हमने कंक्लूजन उसी जो इक्वल रखा ना, उसके बिहाफ पे कंक्लूजन निकाल दिया कि देयरफॉर अ लार्ज माउस इज लार्ज एनिमल, कि लार्ज माउस क्या होगा, लार्ज एनिमल होगा। बट ये कुछ सेंस बन रही है क्या? ये रियलिटी है ऐसा? नहीं ना। बट आपने कौन सी फेलोसी यूज की यहाँ पर? इक्वल वाली, इक्विवोकेशन। अ माउस इज एन एनिमल, कि माउस एनिमल है, माउस इज इक्वल टू एनिमल, देयरफॉर लार्ज माउस इज इक्वल टू लार्ज एनिमल। क्लियर बात? तो ये फेलोसी आ गई। उसके बाद ये क्या कह रहा है, ऑल ट्रीज हैव बार्क, सभी ट्रीज पर। यहाँ पर बार्क का मतलब होता है जो छाल होती है ना, वो जो ट्रीज पर मोटी मोटी सी, आपने थोड़ा बहुत ट्री को देखा होगा कभी पास से, तो वो देखे होंगे, उन बार्क्स की बात कर रहा है। फिर इसने बोला एवरी डॉग बार्क्स, कि सारे कुत्ते बार्क करते हैं, भौंकते हैं। फिर इसने नीचे बोला देयरफॉर एवरी डॉग इज अ ट्री, कि सारे डॉग ट्री हैं। क्या ये बात बन रही है रियलिटी में? बट इसने तो अपने अकॉर्डिंग टू निकाल दिया कंक्लूजन। समझ रहे हो ना? कैसे कंक्लूजन निकाला? इक्वल रख के, कि ट्री इज इक्वल टू बार्क और डॉग इज इक्वल टू बार्क, सो डॉग इज इक्वल टू ट्री। हेलो, ये वाली फेलोसी समझ आई, इक्विवोकेशन वाली? इक्विवोकेशन का मतलब जब आप इक्वल रख के कंक्लूजन जो निकाल रहे हो, बल्कि वो रियलिटी में वो सही नहीं है, जैसे आप इक्वल करके निकाल रहे हो, तो इसका मतलब वहां पर फेलोसी आ गई। ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है, द फेलोसी ऑफ अ इक्विवोकेशन occurs when a key term or a phrase is an argument is used an ambiguous way। मतलब कि जो आपने आर्गुमेंट और फ्रेज, जो आपने आर्गुमेंट, आवाज आ रही है मेरी? देखो। यस मैम। ओके, द फेलोसी ऑफ इक्विवोकेशन occurs when a key term, जो इंपॉर्टेंट टर्म है या फ्रेज है, उसको इज एन आर्ग्यूमेंट इज यूज इन एन एम्बिगुअस वे, वो आपने कंफ्यूजन तरीके से उसका इस्तेमाल कर लिया, विद वन मीनिंग in one portion of the argument and then another meaning in the another portion of an argument। आपने उस वर्ड को, जैसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड था, की टर्म थी, वो थी बाघ, आपने बाघ पहले ट्री के साथ लिया, फिर बाघ डॉग के साथ लिया, और फिर कंक्लूजन निकाल दिया, जो कि गलत आएगा। और वहां से जो फेलोसी होगी, वो उसका आंसर होगा आपका इक्विवोकेशन। क्लियर? इक्विवोकेशन इतनी ही थी। उसके बाद नेक्स्ट है स्लीपर स्लोप। देखो, स्लीपर स्लोप से आपको ना मैं याद करा दूंगी, उससे पहले ये रिपीट करना, एग्जाम। वो पहले वाली इक्विवोकेशनल एक बार रिपीट कर दो। ओके रीना, देखो इक्विवोकेशन क्या बोलता है? इक्विवोकेशन, इक्विवोकेशन बोलता है, जैसे नॉर्मली हम इकोनॉमिक्स में नहीं रखते एक रूल, ए इज इक्वल, जैसे नॉर्मली मैथ्स में होता है ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी, तो आंसर क्या होगा? ए इज इक्वल टू सी, होता है ना ऐसे? नोटबुक में लिखो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो ऑटोमेटिक आंसर क्या आएगा? ए इज इक्वल टू सी। आता है ना? बताओ तो रीना। जी।
ओके और सेम वे में इक्विवोकेशन में आपने ऐसे ही किया कुछ कि माउस इज इक्वल टू एनिमल, मीनिंग अ माउस इज एन एनिमल, माउस इज इक्वल टू एनिमल। फिर इसने बोला देयर फॉर अ लार्ज माउस इज अ लार्ज एनिमल, तो आप ये बोल दोगे सेंस में कि लार्ज माउस इज इक्वल टू लार्ज माउस। क्या ये सही सेंस बनी? नहीं ना। तो नहीं। फेलोसी आ गई, तो इस ये फेलोसी का नाम क्या होगा? इक्विवोकेशन। आगे इसने बोला ऑल ट्री हैव बार्क्स, सभी ट्रीज पर वो छाल नहीं होती, मोटी मोटी परत बोल सकते हो हाँ आप, ट्रीज वो हाँ होती हैं। फिर इसने बोला एवरी डॉग बार्क्स, सारे कुत्ते भौंकते हैं। अब देखो इधर से बाघ का मीनिंग था छाल और उधर था भौंकना, लेकिन इसने कंक्लूजन क्या निकाला? देयर फॉर एवरी डॉग इज अ ट्री, कि सारे के सारे डॉग ट्री हैं। तो ये क्या कोई कंक्लूजन निकला? क्या सही निकला कंक्लूजन? नहीं ना। तो फिर यहाँ पर जो अगर दो फेलोसी आई, की स्टेटमेंट आ जाएगी तो हमें स्टेटमेंट से पता लगाना है। हाँ ऐसी स्टेटमेंट गिवन होंगी और आपको नीचे क्वेश्चन में आंसर में मिलेगा इक्विवोकेशन, स्ट्रोमैन या कौन सी भी वो चार फेलोसी का नाम दे देंगे और आपको एक आंसर लगाना है, इस तरीके से आंसर लगाना है। ये अब समझने हैं कि अगर इक्विवोकेशन का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि इक्विवोकेशन का मीनिंग क्या है, स्ट्रोमैन का क्या मीनिंग है, जहां पर आप अपोनेंट पार्टी वाली बात करोगे वो स्ट्रोमैन है, ठीक है। अगर इक्वल रखने वाली बात करोगे तो वो इक्विवोकेशन है। इससे पहले क्या था? जैसे ये वाला था एड पॉपुलम है, तो आपको पता होना चाहिए पॉपुलैरिटी की बात हो रही है यहाँ पर, सभी वो काम कर रहे हैं आपको भी करना चाहिए, ऐसी कुछ बात हो रही है, तो उसका आंसर एड पॉपुलम आएगा। इस तरीके से सारे लर्न करने हैं। अब समझ आया? हाँ जी। ओके देखो आगे है स्लीपर स्लोप। इसको ना मैं एग्जांपल पहले समझा के फिर उसको लर्न कराऊंगी, स्लीपर स्लोप कैसे लर्न रखना है निमोनिक से। देखो इसमें क्या कहा है, इन दिस हॉस्पिटल सम नर्सेज डोंट वियर व्हाइट ड्रेस, इस हॉस्पिटल में कुछ नर्सेज व्हाइट ड्रेस नहीं पहनती। सम डॉक्टर्स हैव प्राइवेट प्रैक्टिसेस, कुछ डॉक्टर ने अपना प्राइवेट क्लिनिक वगैरह खोल रखा है। एंड मेडिसिन प्रिस्क्राइब आर ऑफ हाई कॉस्ट, और जो डॉक्टर्स देते हैं ना मेडिसिन वगैरह लिखकर उनकी हाई कॉस्ट होती है। तो कंक्लूजन क्या निकाला? देयर फॉर ट्रीटमेंट इन दिस हॉस्पिटल इज ऑफ पुअर क्वालिटी, कि जो ट्रीटमेंट है ये कर रहे हैं वो पुअर क्वालिटी है। अब कोई मतलब है कि मतलब ड्रेसेस से और उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस से या हाई कॉस्ट मेडिसिन से उनकी ट्रीटमेंट का कोई कनेक्शन है? नहीं ना। तो उसकी जो फेलोसी आएगी ना तो वो होगा स्लीपर स्लोप। मैं बताती हूँ ये स्लीपर स्लोप कैसे लर्न करना है, पहले एक बार ये वाला पॉइंट और क्लियर कर लूं। कह रहा है slippery slope fallacy occurs when someone makes a claim about a series of an event, series of an event मतलब 1 2 3 जो अभी हमने ऊपर पढ़े। वन मतलब some nurses don't wear white dress, second some doctors have private practices and medicines prescribed are of high cost। ये क्या है? सीरीज ऑफ इवेंट है। इसने क्या बोला? स्लिपरी स्लोप फेलोसी occurs when a someone makes a claim about a series of events that would lead to one major event, जो एक मेजर इवेंट को लीड करता है। मेजर इवेंट क्या निकल कर आया था कि वो जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो पुअर क्वालिटी है, बात समझ रहे हो। यूजुअली अ बैड इवेंट, और यूजुअली वो हमेशा मोस्टली टाइम वो बैड इवेंट ही होगा। तो ऐसी फेलोसी जो होती है वो स्लिपरी स्लोप होती है। अब आपको कैसे याद रखना है? ऐसे याद रखना, डॉक्टर वाला तो था ही, इस नर्सेज ने ना व्हाइट ड्रेस नहीं पहन रखी थी, इसमें स्लीपर वगैरह पहन रखे, तो वो फिसल के गिर गई। गिरते ही इसका मतलब कुछ ना कुछ टूट वूट गया होगा, मीनिंग नेगेटिव चीज होगी, ठीक है। तो स्लीपर स्लोप से याद रखना, नर्सिस वाला या डॉक्टर वाला जो भी, और वो स्लोप से गिर गई। अब याद रहेगा। फिर अपने आप आपको ये नर्सिस वाला एग्जाम्पल याद आते ही अपने आप आपको याद आ जाएगा, अच्छा उसमें 3 ऐसे ऐसे थे, तो ऐसी ऐसी कोई स्टेटमेंट आ रही है तो उसका आंसर होगा स्लीपर स्लोप। क्लियर बात? या दोबारा बताऊं? बताओ। साथ के साथ बता दिया करो, मेरे को ऐसा लगता है समझ नहीं आ रहा आपको। हो गया मैम। क्लियर मैम। ओके आगे देखो, फिर क्या है? नेक्स्ट है फेलोसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। देखो ये भी बड़ा मजेदार है, अलग से समझ में आ जाएगा। फेलोसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ही ऐसा है कि जिसमें आंसर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है हमें, बट उसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? टफ ना। तो फेलोसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन से देखो, हैव यू स्टॉप टेलिंग लाइज, क्या तुमने छोड़ दिया अभी झूठ बोलना? इसका मतलब आप पहले झूठ बोलते थे,
बात समझ रहे हो? हैव यू स्टॉप बीटिंग योर वाइफ, क्या तुमने पीटना छोड़ दिया अपनी वाइफ को? इसका मतलब आप पीटते थे पहले। अब हाँ दे दो या ना दे दो, फंसने तो हो। हाँ बोला तो वैसे बोले अच्छा अच्छा पहले पिटते थे, और अगर ना बोला तो अच्छा अभी भी नहीं छोड़ा। मीनिंग ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो समझ में ही ना। ये ना हंस रहे हैं पीछे बैठे हुए, मेरे को और हंसी आ रही है। फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स है, जिसका आंसर भी आप दो तब भी फंसे, ना आंसर दिया तब भी फंसे। ठीक है, चुप रह गए तब भी अच्छा अच्छा अभी भी पीटते हो गए इसलिए नहीं बोल रहे। ऐसा क्वेश्चन जो अलग से दिखाई दे जाएगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आंसर देना भी ना देना भी, उस वहां से जो निकल कर आएगी फैलेसी, उसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। नीचे दे रखा है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इज अ fallacy in which the answer to a given question presuppose a prior answer to a prior question। मीनिंग पहले ही हम सपोज कर लेते हैं कि इसका आंसर ये होगा। अब इस क्वेश्चन में यही होगा हाँ या ना, हमें पहले ही सपोज कर लिया हमने। ठीक है, फिर इसने बोला रिहोट्रिकल क्वेश्चंस, मीनिंग थोड़ा वैसा भयानक सा क्वेश्चन दैट इंक्लूड द कंक्लूजन आंसर ऑलरेडी इन दैम, कि ऑलरेडी उसमें छुपा हुआ होता है। An informal fallacy in which a question is asked in such a way as to presuppose the truth of some proposition buried in the question itself। मतलब वो पूछा इस तरीके से जाता है कि वो पहले ही सच्चाई को समझ प्रीसुपोज कर लेता है कि वो क्या बोलेगा एक तरीके से। ठीक है, वैसे तो ना ही आएगा क्योंकि उसने हाँ बोल दिया तो वह वैसे फंसेगा। तो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। अब देखो इसमें नीचे क्वेश्चन फिर आ गया एक, वेयर डिड यू हाइड द मनी यू स्टोल। तुमने कहाँ छुपोए अपने पैसे जो तुमने चुराए थे, इसका मतलब तुमने चुराए हैं पैसे। समझ रहे हो ना? समझ आ गया? बिल्कुल आसान था ना ये वाला क्वेश्चन। या मैम। यस, आगे देखो फैलेसी ऑफ डिवीजन। ये डिवीजन वाली भी फैलेसी बड़ी आसान है। देखो बात क्या कह रही, डिवीजन मतलब कुछ डिवाइड करने वाली बात आ रही है ना। जैसे इसमें होता है, जैसे हमारी डिडक्टिव आर्गुमेंट थी ना, कुछ इसी तरीके से होते हैं। डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या थी आपकी, जर्नल से पर्टिकुलर की तरफ जा रहा था, मीनिंग कुछ बड़ी चीज जनरलाइज चीज को आप सिंगल पे लेकर जा रहे हो। तो ये भी कुछ ऐसी फैलेसी होती है, फैलेसी ऑफ डिवीजन, जिसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल देखो, प्लेनेट आर बिग, प्लेनेट बिग है, देयरफॉर द एटम्स फ्रॉम विच दे आर मेड आर बिग। प्रवीण आपका माइक ऑन है क्या? सॉरी। देखो फैलेसी ऑफ डिवीजन में दोबारा बता रही हूँ, इसमें क्या होता है कि एक जनरलाइज चीज है आपके सामने, उस चीज के बारे में सबको पता है कि प्लेनेट जो है वो बिग है, इस बात के बारे में सबको पता है। आप उस चीज को जनरल चीज को जो जनरलाइज हो चुकी है उस चीज के बेस पे जब कुछ छोटे उसके पार्ट करते हो ना, डिवाइड करते हो, तो आप समझते हो कि जो वो टुकड़ा है, डिवाइड किया हुआ टुकड़ा, वो भी वैसा ही है जैसा वो पूरा था। ठीक है, और उसके बिहाफ पर जो कंक्लूजन निकाल रहे हो वो निकाल देते हो, बट वो गलत होता है। कैसे? जैसे प्लेनेट आर बिग देयरफॉर द एटम फ्रॉम विच दे आर मेड आर बिग। क्या जो एटम होगा वो बड़ा होगा? नहीं ना। बट उसने कहा कि जब प्लेनेट बिग है और प्लेनेट प्लेनेट के अंदर एटम है तो वो जो होंगे वो भी बड़े होंगे, मतलब बिग होंगे। लेकिन यहाँ पर जो फैलेसी आई वो क्या आई, फैलेसी ऑफ डिवीजन। आगे भी एक एग्जांपल मिलेगा, जैसे इसने बोला द लॉजिकल फैलेसी occurs when someone argue that something which is true of the whole। मीनिंग जब वो होल है ना, पूरी की पूरी है, जब वो सच है। अब फेलोसी क्यों ओकर होती है, आप जब उसका पार्ट कर देते हो ना तब भी आप होल की तरह ही समझते हो। मस्ट ऑल्सो बी ट्रू ऑफ ईच पार्ट ऑफ द होल, होल के प्रत्येक पार्ट भी ट्रू ही होंगे। आप ऐसा जब समझ लेते हो, वहां से जो फेलोसी निकल कर आती है उसको बोलते हैं, कौन सी फेलोसी बताना बिना देखे, कौन सी डिवीजन मैम। फेलोसी बोलेंगे? यस वेरी डिवीजन। गुड। यस, आगे एग्जांपल देखो क्या है, यू आर स्टडिंग एट अ रिच कॉलेज, आप रिच कॉलेज में पढ़ रहे हो, देयर फोर यू मस्ट बी रिच। इसका मतलब आप भी रिच होंगे। क्या ये बात सच है? मतलब ये जरूर है,
हेलो, कहाँ तक आ गए थे हम? देखो, यू आर स्टडिंग एट अ रिच कॉलेज, देयरफॉर यू मस्ट बी रिच। मतलब आप स्टडी रिच कॉलेज में पढ़ रहे हो, ये एज अ होल है। और ये होल परसेप्शन ये है कि हाँ रिच ही बच्चे पढ़ते होंगे, रिच कॉलेज है तो, राइट। लेकिन आप रिच होंगे ये जरूरी थोड़ी ना है, लेकिन आपने तो होल के बेस पे अंदाजा लगा लिया। उसके बाद ये कह रहा है आंट कैन डिस्ट्रॉय अ ट्री। बहुत सारी चिट्टियां तो एक ट्री को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, लेकिन क्या बोला, देयर फॉर दिस आंट कैन डिस्ट्रॉय अ ट्री, कि ये वाली चींटी जो है वो ट्री को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये क्या बात सच है? नहीं ना। तो ऐसी फेलोसी जो होल में ट्रू थी लेकिन आपने पार्ट करके भी उसको ट्रू ही समझ लिया, तो ऐसी फेलोसी को हम बोलेंगे फेलोसी ऑफ डिवीजन। क्लियर? यस। आगे देखो, एड मिसरिकॉर्डियम। ये पता कैसे याद रखना है? इसमें आप याद रखना, पहले एग्जांपल समझते फिर याद करेंगे, तब जल्दी याद होगा। देखो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स इज अ पेनीलेस। पेनीलेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा गरीब, राइट। देयरफॉर ही शुड बी प्रेफर्ड फॉर एडमिशन टू द कॉलेज। बेचारे को खाना पीना नहीं मिलता और उसको कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। इसका मतलब आप उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। जहां पर किसी की ऐसी चीज का मजाक उड़ाया जाता है जो उसके पास नहीं है, उसको बोलते हैं एड मिजरिकॉर्डियम। मतलब ऐसे याद रखो कि जहां पर मजाक बनाया जा रहा है, मिजरिकॉर्डियम का मतलब मजाक से याद रखना, ठीक है, तब याद रह जाएगा। एड मिजरिकॉर्डियम मतलब ऐसी चीज का मजाक बनाया जा रहा है जो आपके हाथ में नहीं है, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स लिव्स इन अ स्लम एंड इज अनएम्प्लॉयड। वो स्लम में रह रहा है और अनएम्प्लॉयड है। बात समझ रहे हो? देयर फॉर मिस्टर एक्स डिजर्व टू बी अ मिनिस्टर, और वो डिजर्व करता है कि वो मिनिस्टर बने। बेचारा पहली बात अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड है, स्लम एरिया में रह रहा है, उससे अपना मतलब काम नहीं चल रहा अच्छे से, और उसको आप कह रहे हो कि वो डिजर्व कर रहा है मिनिस्टर। इसका मतलब आप उसका मजाक बना रहे हो। तो वो फेलोसी जो होगी वो क्या होगी? एड मिजरिकॉर्डियम। क्लियर बात? या दोबारा बताऊं? एक बार बताना, हो गया याद हो मैम। गया? यस मैम। ओके। आगे देखो, इसी का है आगे। आगे कह रहा है इट इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ अपील टू इमोशंस। यस, अगर आपसे पूछा जाए अपील टू इमोशंस तो अलग से है ना, मजाक मतलब इमोशंस के साथ खेल रहे हो, तो इट इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ अपील टू इमोशंस। उसके बाद है इन विच समवन ट्राई टू विन। प्रवीण, आपका माइक फिर ऑन रहेगा। In which someone tried to win support for an argument or idea by exploiting his or her oppo, opponent's feeling of pity or guilt। देखो अलग से दिखाई दे, इस वाली लाइन में अलग से क्लियर हो रहा है, दोबारा देखो। In which someone tried to win support for an argument or idea by exploiting his or her opponent फीलिंग ऑफ पिटी और गिल्ट। मतलब इन वाले फीलिंग ऑफ पिटी और गिल्ट वाली, इनको आप एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसी वाली आर्ग्यूमेंट को हम बोलेंगे फेलोसी ऑफ, क्या था, मिजरिकॉर्डियम। ऐसा ही था, मिजरिकॉर्डियम, एड मिजरिकॉर्डियम, ठीक है। उसके बाद इसको फेलोसी ऑफ रेलिवेंस भी कहा जाता है। ये कहीं पर लिखी हुई थी तो मैंने बाद में ऐड की थी, आप देख लेना लर्न रही तो। ऑल्सो नोन एज फेलोसी ऑफ रेलिवेंस। अब आता है आपका फेलोसी ऑफ ट्राइबल रीजन। अब थोड़ा ना स्टोरी से रिलेटेड नहीं रहा, इससे पहले वाले तो सारी स्टोरी सी थी, फटाफट लर्न होगी, है ना। अब थोड़ा समझने की बात है और थोड़ी लर्निंग करने की बात है, मीनिंग थोड़ी बहुत ना आपको याद भी करनी पड़ेगी। ये जो वाले है ना, ये वाली फेलोसी देखो, ये 8 नंबर पे जो है वो है फेलोसी ऑफ ट्राइबल रीजन। इसमें पता है क्या होता है ट्राइबल रीजन में? मीनिंग है ना, ऐसा रीजन जो सही भी नहीं है और आप समझा भी नहीं पा रहे हो सामने वाले को, ऐसी फेलोसी। मीनिंग कहने का मतलब ये है कि कोई भी आगे आपने स्टेटमेंट दी, उसके बाद बिकॉज वर्ड लगा के जो आप रीजन दे रहे हो ना, उसको आप अपनी तरफ से सही रीजन दे रहे हो, लेकिन वो सही भी नहीं है और आप उसको गलत भी नहीं कर पा रहे क्योंकि सामने वाला फिर दोबारा से आपके ऊपर आर्ग्यूमेंट कर देता है। तो उसको बोलते हैं फेलोसी ऑफ ट्राइबल रीजन। एक बार नोट डाउन करो इसका एग्जाम्पल, मैंने इसमें लिख नहीं रखा। एक बार नोटबुक ओपन कर रखी है ना सबने? देखो, जैसे मान लो मिस्टर ए ने कहा कि टोमेटोज आर फ्रूट,
नॉट वेजिटेबल। ठीक है, मिस्टर ए ने क्या कहा कि टोमेटो जो है वो फ्रूट है, वो वेजिटेबल नहीं है। तो मिस्टर बी ने कहा कि अरे टोमेटो तो फ्रूट हो ही नहीं सकते, टोमेटोज कैन नॉट बी फ्रूट बिकॉज, क्योंकि दे डोंट ग्रो ऑन ट्री, क्योंकि वो पेड़ों पे तो लगते ही नहीं है, जो पेड़ों पे लगेगा वही तो फ्रूट होगा ना। तो यहाँ पर जो उसने रीजन दिया वो क्या सही है? बिल्कुल भी नहीं है ना। फिर इसने कहा, जो मिस्टर ए था ना, उसने दोबारा से कहा कि सुनो भाई, बट पाइनएप्पल ऑल्सो डोंट ग्रो ऑन ट्री, पाइनएप्पल तो ट्री पर नहीं ग्रो होते, लेकिन पाइनएप्पल तो फिर भी फ्रूट होते हैं। फिर उसने कहा अरे फिर भी मैं बता रहा हूँ, बी कह रहा है कि टोमेटो स्टिल कांट बी फ्रूट, दे आर यूज्ड इन सलाद, क्योंकि वो सलाद में यूज किया जाता है, इसलिए वो फ्रूट नहीं होते। ठीक है। फिर उसने कहा कि अच्छा एप्पल जो है वो भी सलाद में यूज की जाती है, तो फिर वो तो फ्रूट होती है। फिर उसने कहा टोमेटो स्टिल कांट बी फ्रूट, मतलब फिर उसने कुछ और रीजन दे दिया। ऐसे ही बहस आगे चलती रही। ठीक है, जिसका मतलब आप रीजन दे रहे हो और वो रीजन आप सही भी नहीं दे पा रहे हो, समझ रहे हो? तो वहां पे जो फेलोसी आती है उसको बोलते हैं फेलोसी ऑफ ट्राइबल रीजन। बात समझ आई या दोबारा बताऊं? एक बार बताओ, इनको समझ लेना अच्छे से। फेलोसी ऑफ ट्राइबल रीजन का मतलब जो आप रीजन दे रहे हो वो अपनी तरफ से आप बिल्कुल सही दे रहे हो, मतलब अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि सामने वाले को समझा दो, लेकिन आप सही नहीं समझा पा रहे, तो उसको बोलते हैं फेलोसी ऑफ ट्राइबल रीजन। जैसे कि साउंड इज परमानेंट बिकॉज इट इज ऑडिबल, ये लर्न करने पड़ेंगे कि साउंड परमानेंट इसलिए है क्योंकि वो ऑडिबल है। अब ये परमानेंट का ये कौन सा मतलब हुआ? फिर देखो नीचे एग्जांपल दे रखा है कि साउंड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ऑडिबल, साउंड इंपॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि वो ऑडिबल है। तो ये रीजन जो है वो आपका श्योर नहीं है, श्योर नहीं हो आप कि ये जो रीजन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब सही भी नहीं बता रहे हो और बिल्कुल गलत भी नहीं बता रहे हो, बीच बीच से का जो काम है ना वो चला रहे हो, तो उसको बोलते हैं फेलोसी ऑफ ट्राइबल रीजन। ये उससे रिलेटेड है बट एग्जैक्टली रिलेटेड नहीं है। ये लिखनी हो तो लिख लेना, बात नहीं तो मत लिखना। बस इतना समझ लेना, फेलोसी ऑफ ट्राइबल रीजन का मतलब होता है, रीजन का मतलब क्या होता है? कारण ना। तो रीजन जो आप दे रहे हो ना जो दे रहे हो वो पूरा अच्छे से पूरा 100% सही रीजन नहीं है। ठीक है, कोशिश कर रहे हो सही रीजन देने की, इस पे जोर मैं इसलिए लगा रही हूँ, आगे जाके एक दो और रीजन वाले हैं और वो थोड़े ना कंफ्यूजन ऐसे क्रिएट करेंगे कि क्या पता इसका भी फिर ट्राइबल रीजन होना था। ठीक है, इसलिए मैंने ये बोला कि ये लर्न कर लो साथ के साथ एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल सेम रिपीट हो रहे हैं। देखो साउंड इज परमानेंट बिकॉज इट इज ऑडिबल, जब फर्स्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया तब भी बिकॉज इट इज ऑडिबल ही आया, और जब सेकंड टाइम दोबारा से एग्जाम में पूछा गया तब भी इसका बिकॉज इट इज ऑडिबल ही आया। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में अब की बार फिर से आ जाए ना बिकॉज इट इज ऑडिबल, आगे कुछ भी आ जाए परमानेंट इंपॉर्टेंट या और कुछ, लेकिन पीछे आ जाए बिकॉज इट इज ऑडिबल, तो आप आंख बंद करके फेलोसी ऑफ ट्राइबल रीजन आंसर लगा के आना। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद आता है फेलोसी ऑफ इररेलीवेंट रीजन। अब आप कहोगे इररेलीवेंट तो वो पहले वाला भी था, देखो पहले वाला उसने कोशिश करी कि रिलेट करे, लेकिन अब वाला जो है ना वो बिल्कुल इररेलीवेंट है, उसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, इररेलीवेंट है। ठीक है, जैसे साउंड इज इम्परमानेंट बिकॉज इट इज इनविजिबल, साउंड इम्परमानेंट इसलिए है क्योंकि वो इनविजिबल है, तो ये हो गया इररेलीवेंट रीजन, मीनिंग इसका जो रीजन है वो रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, फिर नीचे इसने बोला कि इररेलीवेंट रीजन कंक्लूजन को क्या बोला जाता है? इग्नोरेसो इलेंची, ये वर्ड लर्न कर लो, इररेलीवेंट इग्नो, ऐसे करके याद कर लो आई से। ठीक है, इररेलीवेंट रीजन को क्या बोला जाता है? इग्नोरेसो इलेंची, या फिर मिसिंग द पॉइंट, या फिर क्या बोला जाता है बताना? मिसिंग द पॉइंट। पॉइंट। यस। उसके बाद कह रहा है ड्यू टू इररेलीवेंट रीजन, अगर मान लो कुछ हो रहा है तो फिर हम फेलोसी ऑफ इररेलीवेंट रीजन बोलेंगे। फिर नीचे इसने क्या कहा? द फेलोसी ऑफ इररेलीवेंट रीजन इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस वेयर, वन सेकेंड, देखो एक बार दोबारा से, द फेलोसी ऑफ इररेलीवेंट रीजन इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस वेयर अ रीजन इज गिवन इन सपोर्ट ऑफ अ कंक्लूजन बट दिस रीजन इज इररेलीवेंट टू द ट्रुथ और falsity ऑफ द कंक्लूजन। ये कह रहा है कि आप रीजन तो दे रहे हो आगे वाली स्टेटमेंट के
पक्ष में, लेकिन वो बिल्कुल इररेलेवेंट है उस सच्चाई के प्रति, और वो बिल्कुल गलत है, फॉल्स है, इसीलिए हम उसको बोलेंगे क्या, फेलोसी ऑफ इररेलेवेंट रीजन। बट आपने ये लर्न करना है फेलोसी ऑफ इररेलेवेंट रीजन का एग्जांपल क्या है, कि साउंड इज इम्परमानेंट बिकॉज इट इज इनविजिबल। ऐसे याद करना, आई इररेलेवेंट, आई इम्परमानेंट और आई इनविजिबल, और आई से इग्नोर लेंची, ठीक है। अगर रिपीट हो जाएगा ना तो यहाँ से ही होगा, क्योंकि जब हम नेट पे कोई सर्च करते हैं ना जैसे इररेलेवेंट रीजन, तो एग्जांपल ही बस यही आता है, साउंड इज इम्परमानेंट बिकॉज इट इज इनविजिबल, और वो ये लोग दे चुके हैं, तो इसका मतलब रिपीट करेंगे तो सेम ही एग्जांपल करेंगे। क्लियर। उसके बाद आता है देखो नेक्स्ट, फेलोसी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी रीजन। यहाँ पर नाम से क्या क्लियर हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी, हमने क्या पढ़ा था कॉन्ट्राडिक्टरी में, बताना। कॉन्ट्राडिक्टरी, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में कॉन्ट्राडिक्टरी का मीनिंग क्या पढ़ा था, बताओ। ऑपोजिट। यस, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट, विरुद्ध, ठीक है, मतलब अपोजिट, हम कह सकते हैं कट्टर दुश्मन, राइट। तो सेम वे में यहाँ पर जो रीजन दिया जा रहा है ना वो बिल्कुल उल्टा है एक तरीके से आगे वाली स्टेटमेंट का, राइट। जैसे इसने क्या बोला, साउंड इज परमानेंट बिकॉज इट इज प्रोडक्ट लाइक द जार। अच्छा, साउंड परमानेंट है, परमानेंट का मतलब होता है जिस तरीके से जार, मतलब इट इज अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की तरह परमानेंट है वो, बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट लाइक द जार। क्या ये बिल्कुल उल्टा नहीं लग रहा है, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब बिल्कुल जब उल्टी बात हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम फेलोसी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी रीजन, बिल्कुल एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट, लाइक नोबडी गोज देयर एनीमोर, वहां पर कोई नहीं जा रहा, इट्स टू क्राउडेड, और अब भी वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ है, जा भी नहीं रहा और भीड़ भी है, कोई रिलेशन बन रहा दोनों का, एक दूसरे में बिल्कुल अपोजिट है ना अपोजिट। तो उसका आंसर क्या होगा, फेलोसी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी रीजन। क्लियर। उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ रीजन, ये तो वैसे लिख दिया मैंने। स्टेटमेंट ऑफ रीजन का मतलब तो हेतु होता है ना, रीजन मतलब कारण, तो आंसर आना था हेतु, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफाइड बाय द टर्म हेतु इन द प्रोसेस ऑफ अनुमाना इन्फ्रेंस इन क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। अभी मैंने ये कराया नहीं, आपको कराऊंगी ये अनुमाना वगैरह, ये इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक के, लेकिन हेतु का मीनिंग मैंने बताया था ना, हेतु मतलब कारण, तो हेतु क्या है, स्टेटमेंट ऑफ रीजन। बाकी अच्छे से कराऊंगी आगे, अभी रुको। पहले मुझे ये बताओ, ज्यादा हो गया हो तो बस इतना ही करा देते हैं। ये बताओ ऊपर वाले सारे समझ आ गए। हेलो। यस मैम। अच्छा ये बताओ आगे करना है अभी, अगर कैपेसिटी है और लर्न करने की तो आगे करते हैं, बताओ। प्रवीण के अलावा कोई और तो बोल लो। चलो तो ठीक है, आगे मैं कराती हूँ, अब नहीं मना करे तो। आगे है बाधिता, बाधिता को और जो हमारा विरुद्ध है, इन दोनों को हम इकट्ठा समझेंगे। इसमें जो बातें लिखी हुई है ना उसको बिल्कुल यूं की यूं याद कर लेना, मतलब क्योंकि जितनी बार रिपीट हो रखे ना, एक दो बार ही रिपीट हुए हैं, क्योंकि अभी नया नया ही टॉपिक आया था ना, पहले के तो ये क्वेश्चन है नहीं कि 10 बार रिपीट हो गए हो। बस 2 साल से ये मतलब 2019 से ही सिलेबस चेंज हुआ था, और तब से क्वेश्चन आ रहे हैं, तब से इनमें जो बातें आ रही है ना वो सेम ही आ रही है। इसलिए आपको ये विरुद्धा और बाधिता की बात को ही याद करना है कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखो, एक तो बात ना पहले लिख लो नोटबुक में जो मैं लिखवा रही हूँ। जो बाधिता होती है ना वो नॉन इन्फ्लुएंशियली कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल होती है, लिख लो बाधिता क्या होती है, बताऊंगी मीनिंग बाद में। बाधिता जो होती है वो नॉन इन्फ्लुएंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल होती है। और जो आपकी विरुद्धा है वो होती है कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। इसका मतलब बाधिता के अंदर एक वर्ड एक्स्ट्रा आ गया, डेट इज नॉन इन्फ्लुएंशियली, ये इसका दूसरा ही नाम है, बाधिता का दूसरा नाम क्या है,
बाधिता का दूसरा नाम। बताओ बाधिता का दूसरा नाम जो मैंने अभी लिखवाया है, बताओ। अभी लिखा आपने बाधिता का दूसरा नाम? यस मैम। क्या है? नॉन इन्फ्लुएंसली कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल, राइट। कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। यस मैम। और विरुद्धा का है कॉन्ट्राडिक्ट मिडल मैम। यस। देखो बाधिता में हमने बात करी नॉन इन्फ्लुएंस, इसका मतलब हमेशा याद रखना क्वेश्चन में जरूर मिलेगा ये नॉन इन्फ्लुएंस से रिलेटेड बात। देखो हियर द मिडल टर्म इज कॉन्ट्राडिक्टेड, मतलब मिडल टर्म तो इसमें भी कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, दोनों में नाम में है ना मिडल टर्म कॉन्ट्राडिक्ट। लेकिन इसने क्या कहा बाधिता के अंदर, हियर द मिडल टर्म इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय सम अदर प्रमाणा, मीनिंग मिडल टर्म, पता नहीं आज कितनी डिस्टरबेंस हो रही है। हियर द मिडल टर्म इज कॉन्ट्राडिक्टेड, मिडल टर्म जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है बाय सम अदर प्रमाणा, अदर प्रमाणा के द्वारा, आर नॉट बाय इन्फ्लुएंस। अभी आपको ना प्रमाणा का मीनिंग नहीं पता, ये इंडियन लॉजिक में याद करो कि प्रमाणा क्या होते हैं, ठीक है। प्रमाणा के अंदर मतलब अभी सच्ची में नहीं पता होगा जिन्होंने पहले नहीं पढ़ी इंडियन लॉजिक, बस इतना समझो कि प्रमाणा है और उन प्रमाणा से वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है बट इन्फ्लुएंस के द्वारा नहीं। हियर द मिडल टर्म इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय सम अदर प्रमाणा आर नॉट बाय इन्फ्लुएंस, ठीक है। नॉन इन्फ्लुएंस है ना बाधिता, तो इन्फ्लुएंस से नहीं हो रही, तो उसका आंसर होगा आपका बाधिता। अब देखो ये जो फायर इज कोल्ड है ना, ये बाधिता का एग्जाम्पल नहीं है, ये नेट पे दे रखा था, लेकिन यूजीसी ने जो क्वेश्चन में डाल रखा था ना उसका आंसर विरुद्ध था, तो फायर इज कोल्ड अपनी नोटबुक में काट देना। ये वाला है फायर इज नॉट वार्म, ये वाला है बाधिता का एग्जाम्पल, फायर इज नॉट वार्म बिकॉज इट इज प्रोड्यूस सच एज वाटर। फायर वार्म नहीं है, ये बात गलत लग रही है ना, फेलोसी है ना। फायर इज नॉट वार्म, ये क्या मतलब हुआ, फायर वार्म नहीं है, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस सच एज वाटर, क्योंकि ये वाटर की तरह प्रोड्यूस की जाती है। तो इसका जो रीजन है वो भी सही नहीं है। मीनिंग कहने का मतलब ये है कि जहां पर मिडल टर्म जो है वो आपकी कॉन्ट्राडिक्ट की जा रही है अदर प्रमाणा के द्वारा, बल्कि इन्फ्लुएंस के द्वारा नहीं, तो बाधिता होगी। और उसके एग्जाम्पल यूं का यूं याद करना पड़ेगा आपको, अगर ये सेम एग्जाम्पल आ जाता तो आपका आंसर बाधिता आना चाहिए। फायर इज नॉट वार्म बिकॉज इट इज प्रोड्यूस सच एज वाटर, ठीक है। फिर उसने बोला अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाए, देखो इट इज अ हेत्वा भाषा which occurs when the middle term is contradicted by some other pramana। आगे ना सेम स्टेटमेंट दोबारा से रिपीट हो गए, अदर देन इन्फ्लुएंसेस, अदर देन आ जाए, नॉट इन्फ्लुएंस आ जाए, बात तो वही है। तो आंसर क्या होगा आपका, क्या होगा आंसर बताना, बाधिता, यस। उसके बाद क्या कह रहा है, वन इंस्टेंस ऑफ बाधिता फेलोसी इज, ये वाला काट दो, ये वाला मैंने पहले लिखा था पर बाद में जब चेक किया ना तो यूजीसी वालों ने मतलब इसको विरुद्धा मान रखा था, फायर इज कोल्ड वाले एग्जाम्पल को, तो ये मैंने पहले नेट से देख के लिखा था पर बाद में ये गलत प्रूव हुआ। बस आपको बाधिता का मीनिंग क्या समझना है, एक तो एग्जाम्पल याद रखना, फायर इज नॉट वार्म बिकॉज इट इज प्रोड्यूस सच एज वाटर, और एक आपने याद रखना है कि ये एक हेत्वा भाषा है, मतलब एक फेलोसी ही है जो कि क्यों कर हो रही है कि मिडिल टर्म आपका कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, लेकिन वो किसी अदर प्रमाणा के द्वारा हो रहा है। जैसे देखो इसने फायर इज नॉट वार्म, मिडिल टर्म तो आपकी कॉन्ट्राडिक्ट हो गई कि फायर इज नॉट वार्म, फायर वार्म नहीं है, ये बात गलत प्रूव होगी, एक दूसरे के विरुद्ध हो गई। लेकिन इसने जो पीछे रीजन दिया ना, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस सच एज अ वाटर, ये हो गया मतलब किसी प्रमाणा के द्वारा ऐसे कॉन्ट्राडिक्ट की जा रही है, लेकिन इन्फ्लुएंस के द्वारा नहीं, तो उसको बोलेंगे बाधिता। अच्छा विरुद्धा क्या होता है, विरुद्ध मतलब एक दूसरे के विरुद्ध, कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। इसमें क्या होता है, शुरुआत में ही आपको अच्छे से पता चल जाता है कि ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। और फिर उसका जो रीजन होता है ना, जो रीजन पीछे दे रखा होता है उससे बिल्कुल, अगर उस वाली जो आगे वाली स्टेटमेंट है होगी ना आपकी, जो मतलब प्रीमिसेस थी वो एक दूसरे के विरुद्ध है, ठीक है। बट अगर उसका उल्टा करे ना तो जो रीजन है ना वो सही फॉलो करेगा, उसको बोलते हैं विरुद्धा। जैसे
Studies designed to obtain information concerning the current status of phenomena. आगे देखो, हेत्वा भाषा फेलोसी प्रोड्यूस इन द कंक्लूजन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साध्या बाय हेतु. ये बात लर्न कर लेना. अगर आपसे ये आ जाए ना पेपर में, रिफ्लेक्शन ऑफ साध्या बाय हेतु है, तो उसका आंसर विरुद्ध आएगा. अगर ऊपर वाले में क्या था, जो बाधिता था, उसमें क्या था कि कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल हो रहा है किसी प्रमाणा के द्वारा, नोट एन इन्फ्लुएंसेस, ठीक है ना. और यहाँ पर आंसर आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ साध्या बाय हेतु. बस इतना ही बहुत है. और फिर एग्जाम्पल याद करो, साउंड इज एलिमेंट बिकॉज इट इज कोज. साउंड एक एलिमेंट है क्योंकि, बिकॉज इट इज कोज, क्योंकि ये कारण है, तो ये भी एग्जाम्पल इसी का है. और फायर इज कोल्ड, फायर कोल्ड है, बिल्कुल गलत बात है ना, एक दूसरे के विरुद्ध है ना. बिकॉज इट इज सब्सटेंस, क्योंकि वो सब्सटेंस है. तो थोड़ा ना ये एग्जाम्पल लर्न करने पड़ेंगे तभी ये होगा पॉसिबल. उसके बाद ये कह रहा है कि द फेलोसी हेत्वा भाषा प्रोड्यूस इन द कंक्लूजन ड्यू टू रेपुडिएशन ऑफ साध्या. फिर दोबारा से रिपीट होगी. उसमें क्या था ऊपर वाली स्टेटमेंट में, जब पहली बार पेपर में आया, रिफ्लेक्शन ऑफ साध्या, और इसमें नीचे में क्या है, बस वर्ड एक रेपुडिएशन आ गया. रेपुडिएशन ऑफ साध्या बाय हेतु इज नोन एज विरुद्धा. ठीक है. फिर नीचे लिखा हुआ विरुद्धा और द कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल, बात वही है. विरुद्धा हेतु और द कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल इज दैट हेतु which दो offered to establish the existence of the sadhya actually establish the non-existence of sadhya. जैसे कि साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस. साउंड एटर्नल है, एटर्नल का मतलब जैसे कि गॉड एटर्नल है, ऐसे आपने साउंड को एटर्नल बता दिया बिकॉज इट इज प्रोड्यूस. जो चीज प्रोड्यूस होती है वो एटर्नल होती है. इसका मतलब अगर आप ये बोलते साउंड इज नॉट एटर्नल, तो इसका मतलब रीजन बिल्कुल सही था, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस. बिल्कुल सही बात होती, फिर तो फिट हो जाती, फिर कोई फेलोसी नहीं होती. अदरवाइज यहाँ पर जो फेलोसी आई वो क्या आ गई, आपकी फेलोसी ऑफ, क्या था वो, विरुद्धा. ठीक है. उसके बाद क्या कह रहा है, हियर द मिडिल टर्म इज प्रोड्यूस. यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है, मिडिल टर्म जो प्रोड्यूस है डज नॉट प्रूव द एटर्नलिटी. वो एटर्नलिटी को तो प्रूव नहीं करती है, लेकिन प्रूव करती है इसकी नॉन एटर्नलिटी को. हियर द मिडिल टर्म इटसेल्फ डिसप्रूव. इसलिए मिडिल टर्म अपने आप में ही प्रूव डिसप्रूव कर देती है द ओरिजिनल प्रपोजिशन. जो ओरिजिनल आगे प्रपोजिशन थी कि जो साउंड है वो एटर्नल है, एंड प्रूव कर देती है उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी को. कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब उसकी जो विरुद्ध उल्टी बात है ना, उसको तो सच बता देती है, और जो उन्होंने कह रखा उसके विरुद्ध हो जाती है, तो उसको बोलते हैं विरुद्धा. देखो मैं ये बोल रही हूँ कि ये वाले जो एग्जाम्पल है ना वो आपको लर्न करने पड़ेंगे. हो सकता है ये विरुद्धा और ये वाला बाधिता वाला आपको थोड़ा मुश्किल लगे, बट एक बार अपनी नोटबुक में ना पूरा का पूरा लिख लेना, ठीक है, फायर वाले एग्जाम्पल को छोड़ के लिख लोगे ना. यहाँ तक, यस मैम. यहाँ तक कर, हाँ यहाँ तक ही कर लो, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा, फिर कहीं ये टर्म्स याद ना रहे. फिर रिमेनिंग कल कर लेंगे, ठीक है. बस हाफ ही और रह गया होगा, थोड़ा ही रह गया. और अगर लर्न कर सकते हो तो मुझे बता दो, आगे भी आसान है, बता दो एक बार. बस इनफ बहुत है होगा मैम. मैम. ओके ओके.